नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसार शाला में। मैं आपका मित्र अंकुश कुमार पाल आज फिर से लेकर हाजिर हुआ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा हिंदी व्याकरण पर। जो हिंदी व्याकरण का ये क्या नाम है समग्र श्रृंखला है प्रैक्टिस सेट की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगामी परीक्षा बिहार स्टेट के लिए है। ये पूरा व्याकरण का है और पूरा इसमें से जो व्याकरण का पेपर आता है उसमें फर्स्ट पेपर में क्या नाम है 100 प्रश्नों का उस श्रृंखला से आपको बहुत ही फायदा होगा। और आपका कम से कम नहीं तो 80% से 90% के बीच में नहीं जो पेपर आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने इस अभ्यास श्रृंखला में। और अभ्यास श्रृंखला में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल हिंदी संसार शाला में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी जो परीक्षा है, जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले हैं और जिनका भी पेपर लगा है बिहार स्टेट का, उनके तक ज़रूर यह वीडियो भेज देना ताकि उनका भी कल्याण हो सके, उनको भी क्या नाम है नौकरी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने इस व्याकरण की श्रृंखला पर। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा है जो प्रैक्टिस सेशन है वो व्याकरण का है। और व्याकरण में हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इसमें आपको सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है दोस्तों। हाँ, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैंने क्या नाम है सभी से रखा। जैसे व्याकरण तो रहेगा ही महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने कुछ क्या नाम है अलग से भी रखा है प्रश्न। जैसे कुछ संस्कृत का हो जाएगा, संस्कृत का रहेगा पर वो भी व्याकरण ही रहेगा। और कुछ क्या नाम है ये पाश्चात्य से है, 2-4 प्रश्न पाश्चात्य से है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि सही मिलान करना है। अब इसको सही मिलान करना है, देखते हैं दोस्तों। कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है? इसको जिसको दिया है उसको मिलाना है। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया है? जिसने दिया है उस पर आपको मिलाना है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? उस पर आपको मिलाना है। अव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये उसको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं देखते हैं। तो जो कल्पना का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कॉलरिज ने दिया था। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था? संप्रेषण का सिद्धांत दिया था आपके रिचर्ड ने। किसने दिया था? रिचर्ड ने दिया था। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था एलियट ने। और अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो क्रॉचे ने। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बनता है 1 का 4 और 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? पहला वाला ऑप्शन सही। तो ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक पुस्तक है और उसके लेखक पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। कौन है? ए रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज होता है एनओटी का। ठीक है दोस्तों, तो इसके कौन से लेखक हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं वो कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। ये पंक्ति है कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये पंक्ति क्या नाम है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और क्या नाम है जयद्रथ वध से लिया गया है। किससे लिया गया है? जयद्रथ वध से लिया गया है। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। क्या है? कौन सा रस है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। रौद्र रस है, वीर रस है, करुण रस है, भयानक रस है। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सा रस आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, अब करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये सिर्फ ये कह रहे हैं रण में मतलब रण में है, रण में युद्ध नहीं कर रहे हैं, ये अपने कहीं दूसरी जगह है। और वो कह रहे हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। कह रहे हैं कि संसार जो है अब देखेगा कि जो हमारे शत्रु हैं वो रण में मृत पड़े मिलेंगे। करते हुए यह घोषणा, ये कहते हुए बड़ी ही क्रोध, बड़े ही गुस्सा के साथ ये कहते हुए वे उठ करके झल्ला के तिल मिला करके उठ करके चल दिए। तो कहते हुए घोषणा हुए हो गए उठकर खड़े। तो इसमें कौन सा रस है?
इसमें आपका होगा रौद्र रस। कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा दोस्तों। कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा रस होगा? रौद्र रस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिर अब इसमें अगला प्रश्न है कि पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? अब आपको बताना है कि इसमें पशु का अर्थ क्या होगा, पांशु का अर्थ क्या होगा, पण का अर्थ क्या होगा। इसमें दिया है कौन सा होगा? पतंगा होगा, रात्रि होगा, गंध होगा, या नेवला होगा, घाव होगा, उड़द होगा, जानवर होगा, रेत होगा, मूल्य होगा, या जानवर होगा, मूल्य होगा, प्रतिज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पण ही है, प्रण नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, पशु आप लोग जानते हैं, पशु माने क्या होता है? जानवर। पशु माने क्या होता है दोस्तों? जानवर होता है। तो जानवर में पहला ऑप्शन में किसमें है? एक सी में है और एक डी में है। तो जाहिर सी बात है यही दोनों होगा, अगले के ऊपर वाले दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब आपको पांशु का अर्थ पता होना चाहिए। पांशु का अर्थ क्या होता है? पण का अर्थ होगा। अगर यहाँ पर प्रण होता, देख लीजिए मैं ऑप्शन कैसे क्लियर करते हैं, आप मतलब देखिए कि यहाँ पर पशु है, पशु में इसमें दो में है, जानवर और जानवर, सी और डी में जानवर है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पण लिखा है। अगर यहाँ पर प्राण होता तो ये प्रतिज्ञा सही हो जाता। इसका मतलब कि ये वाला प्रतिज्ञा नहीं होगा, प्राण का मतलब प्रतिज्ञा नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्राण होता तो ये प्रतिज्ञा हो जाता। तो हमारा ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन चला गया। बचा क्या है? तो बचा हमारा यही एक ऑप्शन बचा है, जानवर, रेत और मूल्य। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि असंगत है, असंगत बताना है। इसमें क्या बताना है दोस्तों? असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। असंगत में मतलब क्या है? यहाँ पर ये क्या नाम है, रचना लिखा है क्या? यहाँ ये रचना है और इधर रचनाकार है। क्या है? इधर रचनाकार है। तो आपको रचना रचना और रचनाकार से मिलाना है। तो यहाँ देखना, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की, हर्ष की, जयदेव की, जिसकी भी हो आप लगाइए। फिर उसके बाद इसमें बाल रामायण लिखा है। बाल रामायण किसकी रचना है? ये आपको देखना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये आपको देखना है। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं किसकी रचना है। तो जो काव्य मीमांसा है ये किसकी रचना है? आपको बताना है। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? आपको बताना है। जैसे बहुत ही एक फेमस रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद। अब आप लोग तो इसको जानते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है ना? तो गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? गीत गोविंद जयदेव की है। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव की है, तो ये इसके साथ संगत है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा राजशेखर की है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ठीक है, ये भी चाहिए। अगला है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये भी हर्ष की है। ठीक है, हर्ष की है। बचा क्या? बाल रामायण। बाल रामायण जो है ये राजशेखर की रचना है। किसकी है रचना है? राजशेखर की रचना है। ये बाल रामायण है ये भी राजशेखर की ही रचना है, पर यहाँ पर हर्ष लिखा है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा यही ऑप्शन सही होगा, बी वाला, क्योंकि यही क्या है? असंगत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर आपको कर्मवाच्य बताना है, किस कर्मवाच्य का कौन सा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको कर्मवाच्य। इसमें कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है? देखते हैं। बच्चों के द्वारा गेंद खेला जाता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्या नाम है, हमेशा कर्म रहती है। तो यहाँ पर गेंद क्या है? गेंद क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर जो खेलना हो जाता है वो किसके द्वारा खेला जाता है? गेंद के द्वारा। तो यहाँ पर कर्म है। पेड़ पर चढ़ा जाता है। पेड़ पर चढ़ा जाता है। अब यहाँ पर कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? चढ़ने का कार्य हो रहा है। किस पर? पेड़ पर चढ़ने का कार्य हो रहा है। और तीसरा जो है, पुस्तक पढ़ी जाती है। मतलब जो कर्म है और कर्म के हिसाब से जब क्रिया चलती है, जब जब कर्म के हिसाब से क्रिया चलती है तब वहां पर कर्म कारक कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग है। और जो क्रिया हो रही है वो भी क्या है? स्त्रीलिंग के ही अनुसार चल रहे। इसका मतलब है कि गेंद खेला जाता है तो इसमें भी कर्मवाच्य है। पेड़ पर चढ़ा जाता है, इसमें भी कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें भी कर्मवाच्य है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि सभी में कर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं।
असत्य कथन है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, चलते देखते हैं। तो क्या कह रहा है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। हाँ होती है, ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। अनुभाव के बाद आने वाला जो भाव है उसको विभाव कहते हैं। क्या अनुभाव के बाद आने वाला विभाव कौन, अनुभाव के बाद आने वाला भाव कौन सा है, विभाव है। कंफर्म ये है। ठीक है दोस्तों, ये होगा। या आगे जो दिया है कि आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है, ये होगा। यह सभी सत्य हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है या असत्य कथन है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, अनुभाव के बाद आने वाले भाव को विभाव कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन क्या है, विभाव नहीं होगा। अनुभाव के बाद कौन सा आता है, अनुभाव के बाद विभाव नहीं आता है। जैसे आपका हो गया अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और उसके बाद में संचारी भाव। तो जो अनुभाव के बाद भाव आता है वो कौन सा भाव होता है, संचारी भाव होता है। कौन सा भाव होता है, संचारी भाव। तो हमारा यही कथन क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सही मिलान करें। कैसे मिलान करना है, उनके प्रकार के अनुसार। कौन सा कितना किसका प्रकार है। जैसे यहाँ पर दिया है नायिका के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, आपको मिलाना है। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, ये आपको मिलाना है। संधियाँ कितनी होती है, ये आपको मिलाना है। नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती है, ये आपको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते ही मिलाते हैं। जो नायिका होती है, नायिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन होती है, प्रौढ़ा होती है, प्रौढ़ा होती है, और एक मुग्धा होती है। प्रौढ़ा होती है, मुग्धा होती है, और एक होती है वाग्धीरा। कौन होती है, वाग्धीरा होती है। तो ये हमारा क्या है, क्या दोस्तों, तो जो नायिका होती है, नायिका को 3 से मिला दीजिए, मतलब पहले का तीसरा। अब इसमें देख लीजिए पहला का तीसरा कौन है, तो बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है उसको आप बिल्कुल से हटा दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला, अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती है। अब आपको पता होगा कि अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती है। अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। तो इसको आप इससे मिला दीजिए पहले से। तो एक का हो गया 3 और दूसरे का हो गया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, एक का हो गया 3 और दूसरे का हो गया फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कौन कौन सी अर्थ प्रकृतियाँ होती है। तो जो होती है अर्थ प्रकृतियाँ होती है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। क्या होता है, कार्य। क्या होता है दोस्तों, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य होता है, कार्य। ये होती है आपकी हमारी 5 अर्थ प्रकृतियां। तो इसको इससे मिला दीजिए। अगला क्या है, संधियां। तो संधियां भी आपकी कितनी होती है, 5। संधियां भी आपकी कितनी होती है, 5। ये कौन कौन होती है, ये होती है आपकी जो संधियां 5 होती है वो होती है मुख, मुख, प्रतिमुख, प्रतिमुख, गर्भ, गर्भ, और गर्भ के बाद होता है गर्भ, गर्भ के बाद तो मिलाते हैं इसमें। नायिका के कितने भेद होते हैं, 3। नायिका कितने भेद होते हैं, नायिका के 3 होते हैं। अर्थ प्रकृतियाँ 5 होती हैं, संधियाँ 5 होती है, और नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती हैं, 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन बोली आती है, कौरवी आती है, बुंदेली आती है, बांगरू आती है। बांगरू को हरियाणवी कहते हैं, बांगरू क्या कहते हैं, हरियाणवी। और खड़ी बोली आती है। जो आती नहीं वो कौन सी है, ढूंढाड़ी। कौन सी है, ढूंढाड़ी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या नाम है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है, गिलक्राइस्ट का हिंदुस्तानी ग्रामर सही सुमेलित नहीं है, या मिर्जा खां का ब्रजभाषा व्याकरण सुमेलित नहीं है, या श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय नहीं सुमेलित है, या कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नहीं सम्मिलित है, या लल्लू लाल का हिंदी कवायद नहीं सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हिंदी व्याकरण है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण 1870 लिखा है। ये 1870 ना होकर के 1920 है। क्या है, 1920। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है।
ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मेरठ नहीं है, गाजियाबाद नहीं है, आगरा नहीं, दिल्ली नहीं है। ठीक है, तो खड़ी बोली यहाँ भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है और दिल्ली में बोली जाती है। बचता कौन है हमारा ऑप्शन? आगरा। आगरा में क्या बोला जाता है? ब्रज। आगरा में क्या बोला जाता है? ब्रज। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न चलते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? ब्याडी, निघंटू, पाणिनि, पिंगल। तो जो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं वो कौन है? पिंगल हैं। कौन है दोस्तों? पिंगल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह तुम्हें लजा रहे है। क्या है? वह तुम्हें लजा रहे, मतलब किसी के माध्यम से कार्य करवा रहे, किसी से प्रेरणा, किसी के द्वारा करवा रहे। तो जहां पर अगर लजाना, शर्माना, खुजलाना आ जाए तो वहां पर तो क्या होता है? आकर्मक होता है। क्या होता है? आकर्मक। लेकिन आकर्मक, लेकिन क्या है मित्रों? किसी के माध्यम से करवाया जाए। लेकिन क्या है? जब किसी के माध्यम से करवाया जाए या किसी के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाए, तब वहां पर जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो भी सकर्मक का कार्य करती हैं। वो भी क्या है? सकर्मक का कार्य करते हैं। आपने पढ़ा होगा व्याकरण में, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं भी जितनी होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि वह तुम्हें लजा रही है। क्या है? वह तुम्हें लजा रही है, मतलब तुम्हें लजा रहे, किसी के द्वारा लजा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देशज शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? आपको बताना है। जंगला नहीं है, जूता नहीं है, चिड़िया नहीं है, तेंदुआ नहीं है। कौन सा नहीं है? जंगला नहीं है, जूता नहीं है, चिड़िया नहीं है, तेंदुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है देखो, जूता भी आपका देशज शब्द है, जूता देशज शब्द है, तेंदुआ देशज शब्द है, चिड़िया देशज शब्द है। बचता क्या है आपका? एक शब्द बचता है, जंगला। जंगला कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, जंगला। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि असंगत है। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण ईशान कहलाता है। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? ईशान। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। रात्रि का द्वितीय पहर निशीथ कहते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्यय कहते हैं। इसमें कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसको उपत्यका नहीं कहते, उसको आधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधित्यका, आधित्यका कहते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा परिवारों को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नहीं? यूरेशिया परिवार है कि ये नहीं है? अफ्रीकी परिवार है कि नहीं है? महासागरीय है या नहीं है? यूरोपीय भाषा परिवार है या नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो जो 3 ऑप्शन है, यूरेशिया भाषा परिवार, अफ्रीकी भाषा परिवार, प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार, ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा क्या नाम है, भारोपी भाषा परिवार है, ये भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये भाषा, जो भाषा क्षेत्र बांटा गया है भाषा, उसके अंतर्गत आता है भारोपी भाषा परिवार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भारोपी भाषा परिवार। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पर है, अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना नहीं है। भवभूति की कौन सी रचना नहीं है? माधव विलास नहीं है, उत्तराम चरित नहीं है, महावीर चरित नहीं है, मालती माधव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो भवभूति की रचना नहीं है वो कौन सी रचना नहीं है? मालती माधव नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? मालती माधव नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के अंग पूछ रहा है, ना कि वाक्य के भेद पूछ रहा है। अगर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछता तो आपको 3 बताना होता, भेद पूछता तो आपको 3 बताना होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अंग, तो अंग बताना है आपको। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। कौन कौन होते हैं दोस्तों, ये आपको बता रहा हूँ। तो ये होते हैं आपके, कौन होते हैं? ये आपके होते हैं, एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है एक आपका, एक होता है विधेय। क्या होता है? एक होता है विधेय। ठीक है दोस्तों, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अहो रूप का सही संधि कार्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो अहो रूप है उसका सही संधि कार्य क्या होगा। आहाधन रूप होगा, आहरुधन रूप होगा, आहंधन रूप होगा या आहवधन रूप होगा। तो यहाँ पर जो अहो रूप का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आहन धन रूप। क्या होगा? आहन धन रूप। आहन धन रूप क्यों होगा? क्योंकि आहन माने होता है दिन,
आहन माने क्या होता है, दिन। ठीक है दोस्तों, और रूप तो आप जानते हैं रूप क्या होता है। ठीक है, तो आहन धन रूप होगा इसका सही संधि विच्छेद। क्यों होगा, आहन में जो ना है, ना की इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, ना की इत संज्ञा हो जाती है, इससे ये हट जाता है, बचता है हा, और आह धन रूप बराबर क्या हो जाता है, आउ मिलकर गुण संधि का कार्य कर देते हैं, तो आहो रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि संप्रदाय एवं प्रवर्तक का मिलान करें। इसमें संप्रदाय दिया है और उसके प्रवर्तक का मिलान करना है। तो जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है, कुंतक हैं। कौन है दोस्तों, कुंतक हैं। तो 1 का 4 कहीं मिल रहा है, जी हाँ, बी में है, सी में है और डी में है। हमारा एक ऑप्शन छूट रहा है तो इसको हटा दीजिए बिल्कुल से। दूसरा ऑप्शन क्या है, ध्वनि। ध्वनि के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन। कौन है, आनंदवर्धन। तो दूसरे का दूसरा मिल रहा है, हाँ ठीक है, दूसरे का दूसरा यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे का दूसरा कहीं इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, तो जाहिर सी बात है इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, बचा क्या है हमारा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस, ये त्रिगुण फांस है, ये त्रिगुण में 2 अर्थ चिपके हैं। त्रिगुण में होता है एक 3 गुणों से युक्त होता है, और एक होती है त्रिगुण फांस जो 3 गट्ठी लगाकर बनाई जाती है। तो जहां पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अर्थ अलंकार होता है, शेष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ये पंक्ति है और किसकी है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये पंक्ति आपको काव्य शास्त्र में मिलेगी। ठीक है, और कहाँ मिलेगी, जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा का नाम है, अलंकारवादी आचार है। तो अलंकारवादी यहाँ पर क्या है हमारे, क्या नाम है, अलंकारवादी आचार कौन है हमारे, यहाँ पर भामा है और दंडी हैं, वामन रीति के हैं, मम्मट भी क्या नाम है, दूसरे संप्रदाय से हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बचा क्या है, 2। तो आपको याद होगा, ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो पहले ही आपको पहले ही पेज पर मिल जाएगा। भामा जो है वो अलंकार के प्रवर्तक है और उन्होंने इसकी क्या है, पंक्ति को बताया। ठीक है दोस्तों, आगे आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी रचना वीर रस में नहीं है। कौन सी रचना वीर रस में नहीं है आपको बताना है। नैषधि चरित है नहीं है, या महावीर चरित नहीं है, या शिशुपाल वध नहीं है, या किरातार्जुनीयम नहीं है। तो इसमें जो है शिशुपाल वध में भी युद्ध वर्णन है, किरातार्जुनीयम में इंद्र और क्या नाम है, अर्जुन का वो है, क्या नाम है, उसके बाद में सॉरी इंद्र नहीं, शिव जी का है, किरात शिव को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, किरात किसको कहा है, शिव को, और शिव और अर्जुन का इसमें युद्ध है। महावीर चरित में भगवान श्री राम का जो है इसमें भी रावण और राम का युद्ध है। बचता क्या है आपका, बचता एक ही है आपका, कौन सा बचता है, नैषधि चरित। नैषधि चरित किसका है, श्री हर्ष का है, श्री हर्ष का है। और इसको क्या है, नारिकेल फलम कहा गया है, नारिकेल फलम कहा गया है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि बाण का पर्यायवाची नहीं है। ईसु नहीं है, सर नहीं है, सिलीमुख नहीं है, विशिक नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको ये उत्तर मिलेगा, वरना आप तो ये बस अगर सीधे सीधे देख लेंगे तो नहीं, आपको सभी ऐसा लगेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जो ईसु है, ईसु माने भी क्या होती है, बाण। सिलीमुख, सिलीमुख माने भी होती है बाण। एक होता है विशिक, विशिक माने भी होते हैं बाण। एक सर माने भी बाण होता है, पर कौन सा सर होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर जो सर माने बाण होता है उसमें होता है तालव्य सा, उसमें क्या होता है, तालव्य सा। तो जो सर माने बाण होता है वहां का कौन सा होगा, तालव्य सा, तभी होगा सर माने बाण अर्थ, तब अर्थ, वरना नहीं होगा। पर यहाँ पर जो सर है इसमें दंत सा है, कौन सा सा है, दंत सा, और इस सर का अर्थ होता है तालाब। क्या होता है दोस्तों, तालाब होता है। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गलत विलोम शब्द युग्म है। अब आपको विलोम शब्द बताना है कि कौन सा विलोम सही नहीं है। अज्ञ का प्रज्ञ होता है, सही है या गलत, ये आपको बताना है। अभिज्ञ का विज्ञ होता है, सही है गलत है आपको बताना है। श्री गणेश का इतिश्री होता है, सही है गलत है आपको बताना है। अपराधी का निरपराध होता है, ये आपको बताना है। अब आप ध्यान से न देखेंगे तो सीधा बता देंगे कि नहीं अपराधी का निरपराधी होगा। तो ठीक दोस्तों ये जान लीजिए, अपराधी का कभी निरपराधी नहीं होता है, अपराधी का कभी निरपराधी नहीं होता है। अपराधी का सर हमेशा क्या है, निरपराध ही होता है। क्या होता है, निरपराध ही होता है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों,
जो निरपराधी होता है वो अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही अर्थ है वहाँ यहाँ पर होगा अभिज्ञ का विज्ञ, ये होगा। ये हमारा युग्म क्या है, गलत है। ये गलत युग्म क्यों होगा इसका? जो अभिज्ञ का विलोम होता है, अभिज्ञ का जो विलोम होगा है वो अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। क्या होता है दोस्तों? अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ होता है, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मगड़ में कितनी मात्राएं होती है? मगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? अब आपको यहाँ पर गण बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? गण। और आप तभी बता पाएंगे जब आपको एक सूत्र पता होगा। कौन सा सूत्र है? य माता राजभान, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप क्या है, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको या माता राजभान सलगा आता है तो आप तो तुरंत ले आ गए। तो हमने जो लिखा था या माता राजभान सलगा, तो या के बाद माता आता है ना, और उसके बाद राजभान सलगा। और हमेशा गण 3 वर्णों का बनता है। गण कितने वर्णों का होता है? 3 वर्णों का, ठीक है दोस्त। तो इसमें से जहां पर माँ हो वहां से 3 वर्ण ले लीजिए। तो यहाँ पर माँ है, यहाँ से 3 वर्ण ले लीजिए। तो क्या हुआ आपका? माँ तारा। तो जहां पर हरस्व वर्ण हो, हरस्व वर्ण की मात्रा एक होती है, और जहां पर दीर्घ होता है वहां पर ये होता है, ठीक है दोस्त। ये लगा लिए। तो माँ तारा जब आप लिखेंगे, माँ तारा, माँ तारा, तो आप देखेंगे कि इसमें तीनों वर्ण क्या है? दीर्घ हैं। तो इसमें भी यस, इसमें भी यस, और इसमें भी यस। तो तीनों की मात्राएं क्या होगी? 2। और इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी। तो 2 2 4 2 6। तो मगड़ में कितनी मात्राएं बनी दोस्तों? कितनी मात्राएं बनी? मगड़ में कितनी मात्राएं बनी? 6। कितनी बनी दोस्तों? 6, ठीक है दोस्त। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि चींटी की आती है तो पर निकलते हैं। चींटी की आती है तो पर निकलते हैं, कहावत का अर्थ क्या होगा? तो जो चींटी की आती है तो पर निकलते हैं, तो उसका अर्थ होता है घमंड करने से क्या होता है? आदमी का नाश हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वत्सर व्यंजन नहीं है। वत्सर व्यंजन कौन सा नहीं है? तो वत्सर व्यंजन तालव्य सा नहीं है, दंत सा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रमा ने कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए में पदबंध कौन सा है? तो रमा ने कागज को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिए, उसमें कौन सा पदबंध है? यहाँ पर क्रिया पदबंध है। कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, क्योंकि कागज को फाड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दंडी की रचना नहीं है। दंडी की रचना कौन नहीं है? दंडी की रचना हर्षचरित नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? हर्षचरित नहीं है, बाकी सारी रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो चातुर्य है, प्यास भी है, आलस भी है। राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय क्या है? विशेषण है आपका। राष्ट्रीय क्या है? विशेषण, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या है? काव्य लक्षण में ये बारे में किसका कथन है? तो ये आपको बताना है, पंडित राज जगन्नाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपाद का इनका एक कथन है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रमेश धीरे धीरे चलता है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रमेश धीरे धीरे चलता है वाक्य में रेखांकित अंक क्या है आपको बताना है। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, या विशेषण है, या ए और बी, अर्थात मतलब क्रिया विशेषण अव्यय दोनों है। तो जो अव्यय होता है उसको क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह घोड़ा है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे पुस्तक भी हम खरीदेंगे, इसमें सार्वनामिक। यह लेखनी सुंदर, ये भी। बसता क्या है? वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, किसी को कह रहा है, किसी के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। बच्चा स्कूल से आते ही उपद्रव मचाया, वाक्य कैसा है? बच्चा स्कूल से आते ही उपद्रव मचाया, आया और उपद्रव क्या है? मचाने लगा। तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? सीधा सीधा सरल वाक्य है कि उपद्रव आते ही क्या है? उपद्रव करना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तद्भव तत्सम शब्द का सही विकल्प क्या है? तो देखिए यहाँ पर तद्भव पहले लिखा है, तो पहले तद्भव मिलाते हैं, फिर उसके बाद तत्सम। तो यहाँ बिच्छू क्या है? तद्भव है। गर्दन तद्भव है। लाख तद्भव है। लेकिन यहाँ पर जो शार्दूल लिखा है वो तत्सम है। शार्दूल क्या है? तत्सम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, रूपक और उपरूपक के भेद कितने हैं? तो रूपक के होते हैं 10 और उपरूपक के होते हैं 18, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। बोलियों का उपनाम और देने वाले का उपनाम बताना है आपको। ब्रजबुली किसने दिया है? ईश्वरचंद ने दिया है या रेमंड कोलब्रुक, जो भी दिया है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है क्या नाम है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मिला लीजिए, जो कौरवी नाम दिया है, कौरवी नाम दिया है वो दिया है राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है दोस्तों, और मैथिली का नाम दिया है कोलब्रुक ने। मैथिली का नाम किसने दिया है? कोलब्रुक ने। और भोजपुरी का नाम दिया है रेमंड ने, और ब्रजबुली का नाम दिया है ईश्वरचंद ने दिया। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 कहाँ पर है? 1 2 3 4 ये है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 ये आपको हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? अभी वहां पर मैंने कहा था, बताया था, क्या नाम है, एक प्रश्न आया था वहां बताया था, जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको कहते हैं कारक। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भिन्न को छांटिए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या स्वर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये तीनों क्या है? सब एक है, बचता है एक क्या है? स्वर। यही आपका क्या हो जाएगा? भिन्न। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सही मिलान करें, सही मिलान करें। ठीक है दोस्तों, सही मिलान करना है आपको। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पत्तिवाद का न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, या जो भी हो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मिलाइए कौन सा सही होगा। उत्पत्तिवाद का किस दर्शन से होगा? तो उत्पत्तिवाद का होगा मीमांसा दर्शन से। ठीक है दोस्तों, और भुक्तिवाद का होगा आपका क्या नाम है, इससे सांख्य दर्शन से। किससे होगा आपका भुक्तिवाद? सांख्य दर्शन से। भुक्तिवाद का होगा सांख्य दर्शन से। अनुमतिवाद होगा आपका न्याय दर्शन से, और अभिव्यक्तिवाद होगा आपका शैव दर्शन से। तो कौन सा मिलता है? 1 का 2, 1 का 2 मिला लीजिए। ठीक है, और 2 का 4, 2 का 4 मिला लीजिए। 3 का 1, 3 का 1 मिला लीजिए, और 4 का 3 मिला लीजिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि असंगत का चयन करें पर्यायवाची की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो गंगा का पर्यायवाची सूर्य सुता नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची क्या है? सूर्य सुता नहीं होता है। ये होती है यमुना का। किसकी होती है? यमुना का। तो यही ऑप्शन क्या है? बाकी नदी का अब्बा होता है, सूर्य का हंस होता है, हंस का मराल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत काव्य की बृहत्त्रयी में आने वाला ग्रंथ है कौन सा है? संस्कृत काव्य की बृहत्त्रयी में कौन सा आता है दोस्तों? कुमार संभवम आता है, या रघुवंशम आता है, या मेघदूत आता है? तो जो संस्कृत काव्य की बृहत्त्रयी है उसमें आता है आपका क्या आता है? किरात अर्जुनियम आता है, किरात अर्जुनियम। ठीक है दोस्तों, और शिशुपाल आता है, शिशुपाल वध आता है, और आते हैं नैषधि चरित। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मिल सके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। अगर आप गांव घर के होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते होंगे। आपकी माता जी बोलते होंगे, आपके पिताजी बोलते होंगे, ये सब की लोकोक्तियाँ बहुत सारी बोलती हैं। तो उसका मतलब होता है सब धन 22 पसेर का मतलब होता है अच्छा हो या बुरा हो सबको क्या है? एक जैसे समझते हैं। अच्छा हो चाहे बुरा हो सबको क्या है? एक जैसे समझना, इसका क्या है? अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अंत्येष्टि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंत्येष्टि का सही संधि विच्छेद अंतधन एष्टि, अंतधन एष्टि, अंतधन इष्टि, या अंतधन इष्टि। क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा अंतधन इष्टि। अंतधन इष्टि क्या होगा? यही उसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है तुम स्नान करो। कैसा वाक्य है? तुम स्नान करो मतलब कोई कह रहा है कि तुम स्नान करो, बैठो मत। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि तुम स्नान करो बैठो मत, तो जाहिर सी बात है मतलब कि आज्ञा दे रहा है। क्या है? जाहिर सी बात है कि क्या है? वो आज्ञा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। फिर देखते हैं, एकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एकार्थी शब्द नहीं है। प्रभंजन, अंश, मंदिर, या निशान। ठीक है तो यहाँ पर जो क्या नाम है, ये है निशान शब्द, इसका अनेकार्थी, एकार्थी नहीं, ये अनेकार्थी है। क्या है? ये अनेकार्थी है। ठीक है दोस्तों, अनेकार्थी है, ये अनेकार्थी है। ठीक है, अनेकार्थी है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती, पंक्ति में कौन सा छंद है? पल पल जिसके पंथ को वह देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में बिताती थी। आपको बताना है मालिनी है, बसंतिलिका है, द्रुत विलंबित है, कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बसंतिलिका दिया, द्रुत विलंबित दिया है, मालिनी दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्णिक छंद ही पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर वर्णिक छंद बताना है। ठीक है, तो कौन सा है आप वर्ड गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने वर्ड आया? 15 गिन लीजिए, आपको 15 वर्ड आता है। ठीक है, तो 15 वर्ण किस में होता है? मालिनी में होता है। किस में होता है 15 वर्ण? मालिनी में होता है। 15 वर्ण किस में होता है? मालिनी में। अगर आप बसंतिलिका की बात करेंगे तो इसमें 14 होता है, द्रुत विलंबित की बात करेंगे तो इसमें 12 होता है, और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है कि मैं लिखना भूल गया था। मैं लिखना भूल गया था, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है दोस्तों, मैं लिखना भूल गया था, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। और वो कार्य क्या है? हुआ नहीं। जब कार्य हुआ नहीं तो उसमें कर्म है ही नहीं, तो मतलब जब कर्म नहीं है तो सीधा सीधा क्या है? उसमें कर्ता कारक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि लिपि का विकास क्रम बताना है। पहले क्या आया? पहले चित्रलिपि थी, सूत्रलिपि थी, प्रतीक लिपि थी, ध्वनि लिपि थी, भाव लिपि थी। या चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, या सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, या ध्वनि लिपि, ध्वनि लिपि, भाव लिपि, प्रतीक लिपि, जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी जो लिपि का विकास क्रम है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपकी आई थी चित्रलिपि, फिर आई थी आपकी सूत्रलिपि, फिर आई थी प्रतीक लिपि, फिर उसके बाद आई थी भाव लिपि, तब लास्ट में आई थी आपकी कौन सी? ध्वनि लिपि। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। आगे प्रश्न पर चलते हैं। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है दौड़ना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दौड़ना स्वास्थ्य के लिए बताया लाभदायक होता है, इसमें कौन सा क्रिया है ये आपको बताना है। संयुक्त क्रिया है, क्या नाम है, सहायक क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बात बता दूं, जब क्रिया ही कर्ता का कार्य करने लगे तब वहाँ पर क्या होता है? क्रियार्थक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, और ये कर्ता का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? क्रियार्थक क्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरबी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है जुलूस, लिफाफा, जुलूस, कुर्सी, तकिया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इसकी ट्रिक भी है मेरे पास, कि क्या नाम है, जो जुलूस है वो कहाँ जा रहा है? जुलूस जा रहा है किधर? अरब की ओर जा रहा है। जुलूस हमारा कहाँ जा रहा है? अरब की ओर जा रहा है। और तकिया है, तकिया, और तकिया से क्या है? आराम होता है। आज से तकिया हुए, और तकिया जब लगाते तो आपको आराम मिलता है, तो आज से आराम, और आज से अरबी। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी है। कुर्सी, कुर्सी भी आपकी क्या है? अरबी भाषा है। ठीक है, अरबी भाषा का है। बस्ता क्या है हमारा? लिफाफा। तो यही हमारा क्या है? अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है? अरबी भाषा का शब्द नहीं है। आगे प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द पहचानिए। योग रूढ़ बताना है। और योग रूढ़ क्या होता है? वे शब्द जिसके सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, और उसका जब मतलब है सार्थक अर्थ निकालते हैं, तो अपने अर्थ पर न जाकर किसी दूसरे को अर्थ बताए, किसी दूसरे का बोध कराए, तो वो होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो होता है पंकज, ये होता है आपका योग रूढ़ शब्द। आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वाहिनी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। वाहिनी की दृष्टि वर्तनी की दृष्टि से क्या बताना है आपको? अशुद्ध शब्द बताना है। तो वाहिनी की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। क्या होगा अशुद्ध? उद्योगीकरण, सम्मुख होगा, या वाहिनी होगा, शुश्रूषा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो है आपका क्या है? सम्मुख। यही आपका क्या है? अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ये होता है ऐसे, सन्मुख होता है। क्या होता है दोस्तों? सन्मुख होता है। सन्मुख होगा इसका शुद्ध शब्द। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जब वर्णों का क्रमबद्ध हो, निश्चित, निर्धारित और क्रमबद्ध जब वर्णों का समूह लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खंड काव्य की विशेषता नहीं है। खंड काव्य की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इसमें खंड काव्य कौन सा है? खंड काव्य सर्गबद्ध होता है, सही है। इसमें नायक के जीवन का व्यापक चरित्र चित्रण होता है, सही है। ये इसके समस्त काव्यखंड एक ही छंद में प्रयुक्त होता है, सही है। इसमें नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, ये सही है। आपको बताना है कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। जो इसमें नायक का जीवन चरित्र होता है, नायक का जीवन चरित्र क्या होता है? इसमें नायक का जीवन चरित्र जो होता है वो व्यापक नहीं होता है।
व्यापक क्या है, नहीं होता, वो किसी एक पक्ष का वर्णन करता है। क्या करता है, किसी एक पक्ष का वर्णन करता है। तो यही हमारा क्या है, असंगत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देते हैं। रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है, आपको बताना है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया है, देना। क्या है, एक ही क्रिया होता है, देना। अगर आपके पास एक एक क्रिया और एक उद्देश्य हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य। और देखकर आपको संयुक्त वाक्य नहीं लगाना है, आपको वहां पर हमेशा क्रिया देखना है। तो क्रिया कितना है, क्रिया किसके हिसाब से चल रहे हैं, क्रिया के कितने वो हैं, ये आपको देखकर लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध वाक्य नहीं है। यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, नहीं है, मतलब अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है। उन्नति के मार्ग पर बाधाएं भी आती है, ये सही है। या उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग पूजा को दे दिया, ये अशुद्ध है। या भैया और भाभी को पहली शादी की सालगिरह मुबारक हो, ये सही है। मेरा प्राण निकल गया, ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है, उन्नति के मार्ग पर बाधाएं भी आती है, ये आपका अशुद्ध वाक्य नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। और उसने जैसे यहाँ पर दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश, आधे से अधिक दे ही दिया, तो उसमें भाग का क्या करना है। ठीक है, भैया और भाभी को पहली शादी की सालगिरह, पहली शादी की सालगिरह नहीं, भाई शादी तो एक ही होती ना, पहली हो चाहे तो का नाम है आखिरी, तो शादी एक ही होती है, सालगिरह मुबारक। ये या अब मेरे प्राण निकल गए होते हैं, यहाँ पर गए होना चाहिए, क्योंकि प्राण हमेशा क्या है, बहुवचन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका सही उत्तर होगा, उन्नति के मार्ग पर अनेक बाधाएं भी आती है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या नाम है, अगला प्रश्न है, अल्प प्राण व्यंजनों का वर्णमाला में स्थान कौन सा है। जो अल्प प्राण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जो अल्प प्राण होते हैं वो होता है वर्णमाला के, जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं, ये पहला पहला वर्गीय व्यंजन का पहला, और वर्गीय व्यंजन का तीसरा, और वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। और जो महाप्राण होते हैं वो वर्गीय व्यंजन का होता है दूसरा और चौथा। कौन कौन होता है, दूसरा और चौथा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा क्या नाम है, 1 3 5, कौन होगा, 1 3 5 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मनोहर में कौन से संधि है, तो मना धन हर बराबर मनोहर, यहाँ पर विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे प्रश्न पर है, वह स्नान करके जाती है का संस्कृत के अनुवाद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो वह स्नान करके जाती है, तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए सा चलता है रूप, सा, सा से सा, सा से सा, और क्या ये ऐसे चलता है। तो वह स्नान करके जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, सा, सा माने होता है वह। अब यहाँ पर देखना है कौन से में बड़ा सा लगता है, तो यहाँ पर भी बड़ा सा, यहाँ पर भी सा। सर वह स्नान करके, तो सा स्नानम कृत्वा गच्छति, एक वचन है तो एक वचन क्रिया लगेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर गमिष्यसि है भविष्य की, और यहाँ पर गच्छा है, यहाँ पर वर्तमान के निकाल के बहुवचन की लगी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बचता क्या है हमारा, ये बचता है सा स्नानम कृत्वा गच्छति। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्या है, संपृक्त ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। देखो संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है कि जो क्या नाम है, एक 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 शब्द, एक वर्ण जो दो व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है, या दो व्यंजनों के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं, हम संपृक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर युग्मक है। ठीक है, तो युग्मक शब्द में होता है क्या नाम है, युग्मक शब्द क्या होता है, जो दो शब्द होते हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दिक्कत, और दिक्कत में क्या होता है, जो दिक्कत होता है युग्मक शब्द। युग्मक कौन कौन होते हैं, जब जब शब्दों का द्वितीकरण होता है तो वहां पर क्या होता है, युग्मक शब्द होता है। तो यहाँ पर शब्दों का वर्णों का द्वितीकरण हुआ, जैसे का द्वितीकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर का द्वितीकरण हुआ है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका युग्मक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। और संपृक्त में क्या नाम है, संपृक्त भी है। और यहाँ पर जो संयुक्त लिखा है, ये संयुक्त भी क्या नाम है, इसके साथ जो है लगा हुआ है, यह अनुस्वार के साथ इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये होगा दिक्कत। दिक्कत क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्णों का द्वितीकरण हुआ है, क्या हुआ है, वर्णों का द्वितीकरण हुआ है। और जहाँ पर वर्णों का द्वितीकरण होता है वहाँ पर युग्मक ध्वनियाँ होती हैं, युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों,
युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। बाकी जितने भी सारे हैं वो संपृक्त हैं। संपृक्त जैसे 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 एक वर्ड है गा, गा को जब आप इसके साथ पढ़ोगे तो युग्मक, तो माँ और या दोनों के साथ ये मिला है। इसी तरह संपृक्त है, इसी तरह संयुक्त भी है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, कान फूंकना। कान फूंकना का अर्थ क्या होगा? कान फूंकना का अर्थ होगा दीक्षा देना होता है। क्या होता है? दीक्षा देना। अगर यहीं पर आप कान भरना हो जाता तो कान भरना का अर्थ हो जाता चुगली करना। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है इसमें प्रत्यंग में समास है। प्रत्यंग में समास कौन सा है? अब इसका जैसे प्रत्यंग है प्रति अंग, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा है अंग प्रति अंग, अंग के प्रति। तो यहाँ पर मतलब जैसे होगा, तो जब उपसर्ग या अव्यय के साथ कोई भी शब्द बनता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गलत कथन कौन सा है? गलत कथन नहीं है, आपको बताना है। तो उपसर्ग शब्द के अंत में जोड़ते हैं। हाँ, ये तो गलत है, जाहिर सी बात है गलत है। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। निराधार शब्द में नि उपसर्ग है। ये आपको बताना है। निराधार नि उपसर्ग शब्द से बना है, ये आपको बताना है। गलत कथन नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। गलत कथन नहीं है मतलब कि वो शब्द सही है। तो यहाँ पर जो क्या नाम है, निराधार शब्द ने उपसर्ग से बना है, तो जो निराधार में है नि उपसर्ग नहीं होता दोस्तों। क्या है? निराधार में नि उपसर्ग नहीं होता है, नि उपसर्ग ही कोई नहीं होता है। नि कार्य होता है संधि। अगर यहाँ पर संधि शब्द पूछा होता तब ये सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, गलत है, और पहला भी गलत है। पर्यवेक्षण देखते हैं, परिधन अवीक्षण होता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेता भाषण देकर आया है। नेता भाषण देकर आया है, किस काल का बोध कराता है? तो आपको बता दूं, जब आया शब्द आ जाए तो आपको सामान्य भूत लगाना है। सामान्य भूत। ठीक है, आया में अगर है लग जाए तो आपको आसन्न भूत लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? आसन्न भूत। ठीक है, तो यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए आसन भूत, लगा दीजिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आसन भूत। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? जामुन नहीं है, श्रीलंका नहीं है, अरहर नहीं है, रेणु नहीं है। आपको बता दूं, कुछ ऐसे देश होते हैं जो स्त्रीलिंग आते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया और इटली हो गया। दो ऐसे देश हैं जो क्या नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये भी स्त्रीलिंग है, रेणु भी स्त्रीलिंग है, अरहर भी। वैसा क्या है आपका जामुन हमारा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारा, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जीवी पंत थे, या बीजी तिलक थे, या बीजी खेर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? कौन थे दोस्तों? जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, बाल भारत की रचना काल के उन्हें, बाल भारत रचना के लेखक कौन है आपको बताना है। हर्ष, राजशेखर, श्रीहर्ष, या बाणभट्ट। तो जो बाल भारत है वो राजशेखर का रामायण नाटक है। क्या है? बाल भारत जो है राजशेखर का क्या है? नाटक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हमने लगभग 72 प्रश्न करवा दिए हैं, और आगे की जो श्रृंखला है फिर से अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगर विदा चाहते हैं, और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा मैं अलंकार से संबंधित। अलंकार जो टॉपिक है, जो यहाँ पर जो आगामी अभी परीक्षा होने वाली है बिहार स्टेट की, उसमें अलंकार से लगभग 15 से 20 प्रश्न रहेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अलंकार ही लेकर आऊँगा, क्योंकि पेपर 17-18 को है। ठीक है, 17-18 से पहले ही मैं आपको 3 टॉपिक दे दूंगा, जिससे कम आपके 50 प्रश्न सही हो जाएंगे, जिसमें अलंकार रहेगा, समास रहेगा, संधि रहेगा, और पदबंध। पदबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 4 टॉपिक मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा 4 वीडियो के साथ, जिसमें आपका कम से कम नहीं तो मान लीजिए 15 अलंकार से हो जाएगा, 7 से 10 पदबंध से हो जाएगा, समास से हो जाएगा 7 से 10, तो लगभग आपका 50 प्रश्न मैं सॉलिड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो इन सब वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि अगर मैं
उस वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनका भी कल्याण हो सके, उनका भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय हिंद।